ये देखिए, इंटरव्यू के लिए ना एक शीशा है, शीशे की तरह इस पार है उस पार है, ज़्यादा बीच में कोई दीवार नहीं है, वो शीशा है। जो इधर रह गए वो भी अच्छी तैयारी करने वाले हैं और जो इधर आ गए वो भी। रामचंद्र गुहा की बुक है ये। अब आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कैसे कैसे इंटरव्यू आपका रहा, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनका भी बैकग्राउंड हिंदी है। तो बोला देखो प्रांजल, इसे हमारा हिंदी बैकग्राउंड होने के साथ साथ हमें इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। उसमें ये समझ आएगा कि हाँ, गांधी जी ने अपने समय में क्या क्या आंदोलन करे। वो तो नॉर्मल रटे हुए तो सबको रहता है कि भाई हाँ ऐसे ही होगा, आंदोलन करा, ये करा होगा। लेकिन जब इसके बारे में एक एक चीज़ उन्होंने बता रखी है, कैसे कैसे एक एक दिन का बता रखा है। जिसको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना है, जिसको हिस्ट्री पढ़ते हुए बोरियत होती है, तो ऐसी ऐसी बुक्स अगर आप पढ़ोगे ना, आपको समझ डेवलप होगी, आपके अंदर जो वो इंटरेस्ट पैदा होगा ना, वो एक डायरेक्ट कोचिंग के नोट से नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर्स में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं प्रांजल भैया के रूम पे, जो कि है भाई परमानेंट एरिया में। आइए चलिए कराते हैं आपको भैया के रूम का टूर और जानते हैं भैया क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं यूपीएससी के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं भैया के रूम के अंदर। आइए हम आपको मिलवाते हैं भैया से और जानने की कोशिश करते हैं ये क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और कौन कौन से बुक प्रेफर करते हैं अपने तैयारी के लिए। भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। आपने कब से यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम प्रांजल प्रकाश है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से हूँ। और मैं यूपीएससी मेरा 2020 से मैं यहाँ दिल्ली में आया हुआ हूँ और मैं यहीं स्टडी कर रहा हूँ। 2020 से यूपीएससी में लगा हुआ हूँ। और पहले मैंने थोड़ा कोचिंग वगैरह की है, इधर उधर एक दो सेगमेंट वगैरह परचेज़ करके लिए थे। जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे रामेश्वर सर इकोनॉमी में है, इथिक्स में है, अमित सर हैं। ऐसी जीएस का भी थोड़ा सा मैंने खुद से पढ़ा है, खुद एक दो टीचर से। हिस्ट्री में भी मैंने एक दो टीचर से ऐसे लिया है सोर्स। तो मेरा यूपीएससी का तो ये है कि मैंने कोचिंग वगैरह थोड़ा सा सबसे ले रखी है, जो अच्छे अच्छे टीचर हैं। और बाकी लगे हुए हैं, दोस्त लग रहे हैं, अपना कर रहे हैं अब इस बार। भैया आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। बैकग्राउंड मेरा ग्रेजुएशन तो बीएससी रहा है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री मैथ से किया है, बरेली यूनिवर्सिटी से मेरा बीएससी रहा। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस के बाद मैंने सोशोलॉजी से भी एमए करा। डबल एमए हो चुका और फाइनली बीएड भी हो चुका है मेरा। जी अच्छा भैया, जैसे ही मैं आपके रूम में आया मुझे इतने सारे मैप्स देखने को मिले। आखिर ये सब लगाने का क्या कारण है? देखिए, मैप तो हमें कहीं ना कहीं ये हेल्प देते हैं जब हम स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी हो या चाहे पॉलिटिकल हो, वो अब हम देखते हैं कोई टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं एकदम से कोरिलेट करते हैं कि कहाँ कैसे, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो वो थोड़ा सा ये मैप का कहीं ना कहीं ये हेल्प होता है। तो इसलिए मैप भी सारे लगे हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल वाला है, ज्योग्राफिकल है, तो ये थोड़ा सा अलग अलग इसलिए होता है। ज्योग्राफिकल में थोड़ा सा उसका कहाँ कैसा पठार वगैरह हो, झील वगैरह हो, ये पर्वत वगैरह ये सब है। और पॉलिटिकल में हमारा ये कहाँ कैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये है। तो वो थोड़ा सा हेल्प देता है कहीं। अच्छा भैया, जैसे ही मैं आपके रूम में एंट्री लिया मुझे एक पॉजिटिव वाइब फील हुआ। हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर ढंग से रखा हुआ है, बुक शेल्फ एकदम प्रॉपर मेंटेन्ड है। यहाँ पे इतने चार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये पिक्चर्स लगे हुए हैं, ओशो की, डॉक्टर अंबेडकर के, अब्दुल कलाम जी की, और ये लबासना के यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। आखिर आपने ये सब इतने अच्छे से मेंटेन करा है, इसका क्या राज है? देखिए, राज क्या, कहीं ना कहीं ये एक हमारे मोटिवेशनल हैं और हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं। और जैसे पौधे हैं, मैं इन्वायरमेंट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ और मैं पौधों से बहुत अच्छा प्यार करता हूँ। पौधों को मैं बहुत वो करता हूँ। तो पौधे हैं और ये चार्ट वगैरह भी हैं और ये महापुरुषों की तस्वीर है। तो महापुरुषों का हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं उनसे। महापुरुष हमें ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाइयाँ की हैं, किस तरह से कठिनाइयाँ उन्होंने जीवन में अपने व्यतीत करी हैं और किस तरह से उन्होंने एक मुकाम हासिल करा है। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल है। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, कलाम साहब हैं, इन्होंने कोई ये सामान्य पुरुष नहीं है, महापुरुष। ये सामान्य महापुरुष नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में वे कठिनाइयाँ देखी हैं, ये झेला है उन्होंने, वे कठिनाइयाँ झेली हैं कि सामान्य पुरुष जो है झेल नहीं पाता। और उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को
अपने स्तर को इतना उच्च लेवल पे लेके गए हैं और कहीं ना कहीं एक देश के हित में इन्होंने बहुत अच्छी सुधार किया है। वो चाहे कलाम साहब ने एक साइंस में किया हो या बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वो एक समाज में किया हो, जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने में किया हो। बाबा साहब और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो संविधान निर्माता है, तो उन्होंने तो देश को बहुत कुछ दिया है। कलाम साहब ने देश को बहुत दिया है। तो देखिए सभी महापुरुष हैं जितने भी हैं देश में, जहाँ भी हमारे भारत की तो ये सच्चाई है और भारत का इतिहास रहा है कि भारत में एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं। तो हम एक दो महापुरुष की तो हम गिनती नहीं कर सकते। मैंने तो एक दो तस्वीर महापुरुषों की लगाई है, लेकिन महापुरुष बहुत हैं। अच्छा भैया, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं अपनी तैयारी के लिए, और आप कौन कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए? देखिए बुक्स तो मैंने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं और पढ़ भी रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये था कि कोविड में मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि जो मैं यूपीएससी के बारे में उतना नहीं जानता था। तो कोविड में मैंने थोड़े से नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं, तो कुछ नॉवेल्स वगैरह हैं, कुछ वैसी अदर्स बुक्स हैं जो अच्छे अच्छे महापुरुषों ने लिखी है। तो थोड़ा सा मैंने वे भी पढ़ी है, तो थोड़ा इसलिए मेरा मटेरियल ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन मैं चाहूँगा कि देखिए अगर जो न्यू एस्पिरेंट है, अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनका बेसिक अगर बढ़िया है, तो स्ट्रेटेजी उनका अगर वे फॉलो करें, तो जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो अगर वे उनका बेसिक कोई ऐसा खास नहीं है कि उनका ज़मीनी स्तर काफ़ी हाई रहा हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा हो, तो देखिए उनके लिए तो मैं कहूँगा उनको पढ़ना चाहिए कि महापुरुषों को भी, और जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए अपनी यूपीएससी की जर्नी के अंदर। और अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो मैं कहता हूँ कि उसको एनसीईआरटी पे, और जो बेसिक के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जितना सीमित वो होगा बुक्स होगा वो अच्छा ही है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है वो। भैया आपकी चेयर बहुत अच्छी लग रही है, अब आइए इस पर बैठ के आराम से बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, बैठिए। अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया एस्पिरेंट दिल्ली आके तैयारी करना चाहता है, उसका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि वहाँ पे जाके रूम कैसे लेंगे, तो यहाँ के रूम का क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए रूम का क्या है कि यहाँ जो रूम मिलता है वो डीलर के थ्रू मिलता है। बिना डीलर के आप जो है ले नहीं सकते। इक्का दुक्का अगर मिल जाए वो मैं कह नहीं सकता, वरना आपको डीलर के बिना रूम मिल नहीं पाएगा। तो डीलर का क्या होता है कि यहाँ 50% डीलर पैसा लेता है। जैसे आपका रूम 10,000 का है तो 5,000 रुपये वो लेगा, तो आपको रूम दिखाएगा, आपको पसंद आएगा तो आप चूज़ कर सकते हो। तो नया एस्पिरेंट अगर वो यहाँ रूम देखना चाहे तो वो तो डीलर के थ्रू मिल पाएगा। मैंने रूम लिया था तो मैंने भी डीलर के थ्रू लिया था। तो मैंने यहाँ परमानंद में लिया है, तो मेरा यहाँ 14,000 का रूम है। तो 14,000 में मैंने 7,000 रुपये उसको दिए थे। तो यहाँ हर जगह ऐसा है, पूरे मुखर्जी नगर में बिना उसके डीलर के आप ले नहीं सकते। अच्छा भैया, आपका मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम है। आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कुछ डिफरेंस है? हाँ देखिए, कुछ तो डिफरेंट तो है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो सोर्स है वो एक सीमित में है, और इंग्लिश में है वो थोड़ा सा अच्छे भी हैं, और कुछ अच्छे अच्छे बुक्स हैं, कुछ अच्छे राइटर्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के सोर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश के सोर्स को भी देखना पड़ता है। तो मैंने 2-3 टॉपर्स का पहले देखा, तो पहले रिजल्ट तो देखो हिंदी मीडियम का कम ही है, आपने देखा भी होगा। तो फिर मैंने उनका देखा कि उन्होंने क्या सोर्स कैसे कैसे फॉलो करे, तो मैंने भी कहीं ना कहीं फिर वो देखा। फिर टीचर से मैंने पूछा कि हाँ सर क्या, तो टीचर ने भी गाइड करा कि भाई देखो कुछ तो आपको, जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी के कहीं कुछ सोर्स ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमी का सर्वे हो गया। सर्वे अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको जो है ना, इतनी डिफ़िकल्ट भाषा है हिंदी में, तो वो कहीं ना कहीं इतना गलतियां हैं उसमें, तो वो नहीं दे पाए। तो इकोनॉमी सर्वे वगैरह इनको इंग्लिश में देखना पड़ता है। और जैसे ये सूचकांक हो गया, इंडेक्स हो गए, ये गवर्नमेंट की साइट पर जो अच्छे से देखने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में है। तो मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम वाले को भी इंग्लिश का बहुत बड़ा खेल है, इंग्लिश पे भी काम करना चाहिए और इंग्लिश के सोर्स भी देखना चाहिए, क्योंकि हिंदी के सोर्स में गलतियाँ भी बहुत हैं और हिंदी के सोर्स उस तरह का अवेलेबल नहीं है जो इंग्लिश में है। और मेरे साथ में तो एक एग्जाम्पल है कि मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इस बार भी इंटरव्यू दिया है यूपीएससी में।
तो वो दोस्त मेरे इंटरव्यू देने गए थे इस बार यूपीएससी का, इन्होंने इंटरव्यू दिया है, पिछली बार भी दिया था, एक बार इंटरव्यू दे चुके। तो मेरी मेरी उनसे बात हुई अभी कुछ दिन पहले। मैं चाहता हूँ उनका इस बार हो जाए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कैसे कैसे इंटरव्यू आपका रहा, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनका भी बैकग्राउंड हिंदी है। तो बोला देखो प्रांजन, इसे हमारा हिंदी बैकग्राउंड होने के साथ साथ हमें इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो बोर्ड आ गया था वो साउथ का बोर्ड था। तो कहीं ना कहीं वो उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इंग्लिश में थोड़े से सवाल कर रहे थे, और इंग्लिश में उनका परसेप्शन बेस्ड पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे उनसे। तो उन्होंने मतलब थोड़ा हिचकिचाए भी वो, और थोड़ा हेजिटेशन भी हुआ। हालांकि उनकी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, वो पढ़ते हैं बढ़िया, लेकिन स्पीक नहीं कर पाते इतना। तो मेरा मानना है कि थोड़ा हमें दोनों पे काम करना पड़ा, और मैं भी दोनों पे ही काम कर रहा हूँ। बस बाकी ईश्वर के हाथ में है। रिजल्ट का तो देखो ऐसा होता है कि वो हम कह नहीं सकते। वो टॉपर्स भी आते हैं ना, वो झूठ बोलते रहो, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता होता रिजल्ट का। ये वो कहते हैं कि हमारे एक सर हैं, वो रामेश्वर सर, मैं उनसे पूछता था, मैं अभी कुछ दिन पहले उनसे मिला था, तो वो यही बोलते हैं कि देखिए इंटरव्यू के लिए ना एक शीशा है, शीशे की तरह इस पार है उस पार है, ज़्यादा बीच में कोई दीवार नहीं है, वो शीशा है। जो इधर रह गए वो भी अच्छे तैयारी करने वाले, और जो इधर आ गए वो भी। और उन्होंने खुद यही बात बोली कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो इंटरव्यू क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले लिया तो वही बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट जो फेल हो गए वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका लिखने का और इंटरव्यू का थोड़ा सा उस तरीके से उन्होंने डिमांड पूरी कर दी जो यूपीएससी डिमांड करता है। और वो जो जिसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा, शायद वो उस तरीके से लिख नहीं पाया, या उस तरीके से उसने क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि देखो दोनों ही बात है। कभी भी किसी को ये नहीं आंकना चाहिए कि उसका नहीं हुआ तो वो फेलियर है या वो इतना अच्छा नहीं है, और जो जिसने क्वालिफाई कर लिया तो वही अच्छा। हाँ देखिए, वो अगर अधिकारी बन जाता है तो देखो कहीं ना कहीं वो एक अधिकारी की पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएबल पोस्ट है। लेकिन उसके ज्ञान में, फेलियर के ज्ञान में, और जिसने क्वालिफाई कर लिया उसके ज्ञान में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अच्छा भैया, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है। आपने सोशोलॉजी ही क्यों चुना? क्या ये आसान पड़ता है? नहीं, आसान तो देखिए जिसके अंदर जो इंटरेस्ट है, वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो वो सब आसान है। चाहे वो मैथ्स हो, या चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई भी हो। मेरा मानना है कि जिसके अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, मेरा वो ही लेना चाहिए। तो असल में क्या था कि पहले मेरा डिसाइड था कि मैं जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, तो मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस में लूँगा। तो जब उसके बाद मैं आ गया था, मैंने पहले पीजी करते टाइम पे भी मेरा ये ख्याल नहीं था कि मैं यूपीएससी करूँगा। जब कर ली मैंने पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरे को अच्छा इंटरेस्ट आया उसमें, तो फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल साइंस लूँगा। जब मैंने वहाँ से डिसाइड करा और मैं यहाँ आया, दिल्ली आया, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का सोच रखा था। जब पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद पॉलिटिकल साइंस में अच्छा लगा। उसमें अच्छे अच्छे थिंकर्स हैं, अरिस्टो है, प्लेटो है, रूसो है, ये बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स हैं। तो पहले ये डिसाइड कर रखा था, लेकिन जब यहाँ आया तो मैंने थोड़ा सोर्स देखा और कुछ वगैरह बुक्स वगैरह भी देखे। मेरा मानना है कि कभी भी ऑप्शनल को एकदम से नहीं ले लेना चाहिए, थोड़ा सा एक दो से राय भी ले लेनी चाहिए कि जो अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो सीनियर रहे हैं, जो कि हाँ कैसे क्या है, ऑप्शनल का क्या क्राइटेरिया है, और पढ़ लेना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। मेरा मानना है कि ऑप्शनल को एकदम डिसाइड करके नहीं लीजिए। तो जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस सोच रखा था, जब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ देखा, कुछ पढ़ा भी मैंने, कुछ एस्पिरेंट से भी देखा, तो मुझे सोशोलॉजी कहीं ना कहीं अच्छा लगा। और सोशोलॉजी में मैं पढ़ा तो मैं 1-2-3 डेमो लेने जो गया, तो मुझे लगा कि सोशोलॉजी तो और भी अच्छा सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं वो हमारे समाज का समाज के बारे में बताता है, समाज का क्या कैसे कैसे समाज में सामाजिक उत्थान करना ज़रूरी है, समाज में क्या कमियां हैं उनको कहाँ दूर किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा लगा मुझे, वो इसलिए लगा कि हम समाज में ही काम करने वाले हैं। देश एक समाज ही तो है, ये वो देश हो या विदेश हो, एक तरह का पूरा समाज है। तो हमें तो समाज में ही काम करना है, हमें तो देश में काम करना है। तो जो चुनौतियाँ आती हैं वो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी वो सिखाता है, वो दिखाता है कि हाँ यहाँ कमियां हैं, वंचित वर्ग में कहाँ कमियां हो जाती है, उनको सही समय पर लाभ नहीं मिल पाता है योजनाओं का, तो वो कहाँ कमियां रह जाती है, तो वो सोशोलॉजी ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे एक जॉब से रिलेटेड है, और रिलेटेड तो मेरा मानना है सभी है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट लगा, तो मैंने सोशोलॉजी पढ़ लिया।
देन उसके बाद मैंने सोशोलॉजी से एमए भी कर लिया। जी। तो मेरा इसलिए था कि मैंने सोशोलॉजी से इसलिए करा। भैया आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, मुझे तो समझ नहीं पा रहा इन्हें पढ़ने के बाद आप स्टोर कैसे कर रहे हैं दिमाग में। देखिए स्टोर का तो ऐसा होता है कि हमें इसको रटना नहीं होता बुक्स को। जी। हम यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमें अपनी समझ डेवलप करना होता है, हमें थिंकिंग करना होता है कि अब बुक्स के बारे में क्या, किस में क्या ज़्यादा अच्छा लिख रखा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छा लिख रखा है, वो टॉपिक को समझना होता है। अगर आप रटोगे तो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो हमने बुक्स पढ़ी हैं तो बुक्स एक रीडिंग के हिसाब से होती हैं। अब जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा दिया गया है या इस टॉपिक को ज़्यादा इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने भी रीड कर रखी है, रट नहीं रखी है, तो इसलिए बस पढ़ लिए हैं तो वो स्टोर अपने आप हो जाता है। जब आप एक बार पढ़ लोगे ना तो वो कहीं ना कहीं ये समझ आता है, अच्छा उस बुक्स में दिखा रखा था, ये बता रखा था। तो ये कुछ बुक्स तो ऐसी हैं कि मैंने जो रह चुके हैं, सचिव रह गए, जिलाधिकारी रहे हैं, सचिव रहे हैं, तो उनकी बुक्स भी फॉलो करी हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं मतलब, तो उनकी जर्नी भी पढ़ी है, कुछ थिंकर्स पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए स्टोर हो गए हैं। भैया मुझे तो आपका रूम कम लाइब्रेरी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ आने से पहले मेरे दोस्त ने बताया था कि भैया के रूम में जाके देखो कि तुम्हें बुक्स ही बुक्स देखने को मिलेंगी। इतना बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं आप? बुक्स क्या, देखो वही था, थोड़ा सा कुछ तो बुक्स इसलिए भी थोड़ा सा इकट्ठी होगी कि कोरोना, मैंने बताया था कि कोरोना में थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पढ़ा है कि जब उस समय सोर्स ऐसे थे नहीं, तो मैंने ऑनलाइन वगैरह भी मंगवाए थे कुछ बुक्स। और बीच बीच में जैसे खुला है तो लॉकडाउन ओपन होता था तब, तो मैं बुक्स ले आता था, तो तब वो पढ़ा। और दूसरी बात ये ना, मैंने अभी बताया ना कि वो बेसिक जिसका नहीं होता ना स्ट्रॉन्ग, मेरा मानना है तो उसके लिए अदर्स बुक्स कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। तो मैंने इसलिए पढ़ी है। अब देखिए यूपीएससी में ना बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है, धैर्य से काम। अब ये सोचने लगे हम दिल्ली आ गए और हम 1 साल में हम रिजल्ट निकाल दें, भाई ये पॉसिबल नहीं होता है। मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे दोस्त भी हैं वे जो उनको काफ़ी समय हो भी जाता है, और किसी का होने को हो जाए 2-1 साल में, कह नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना है जिसका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो उसको 1-2 साल में उसका नहीं हो पाता। तो इसलिए उस ज्ञान को उठाने के लिए कहीं ना कहीं अदर्स बुक्स का हमें सहारा लेना पड़ता है, और हमें अपने अंदर वो डेवलप करना पड़ता है, जिससे हमें अपने बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी समझ डेवलप हो जाए। तो ये मेरा इसलिए थोड़ा सा बुक्स ज़्यादा हो गया। अब कुछ टीचर तो मैंने देखा कि यहाँ मजाक भी बना लेते हैं, जो नए नए बच्चे आते हैं उनको जो है ना बरगलाना बहुत आसान है ना, तो वो क्या कहते हैं, शुरू में जैसे आप कोचिंग में एंट्री करोगे तो आपको बोलेंगे कि अरे आप किसी सीनियर के यहाँ रूम पे जाओगे, उनके यहाँ इतने बुक्स हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप सीमित हमारे सोर्स को, ओनली हमारे सोर्स को फॉलो करो, बस उसी से होगा। तो देखिए ये ना सब बनावटी बातें हैं। आप अगर किसी सीनियर से ही पूछोगे ना, उनको भी, हाँ देखो मैं मानता हूँ कि एक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, आपकी समझ इतनी डेवलप नहीं है, तो आप क्या एक बेसिक एक सोर्स का काम चला लोगे? नहीं चला पाएंगे ना। तो मैं तो अपनी कमी फील करता हूँ। मैंने तो अपनी कमी को महसूस किया कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने पढ़ा भी, मेहनत भी। यूपीएससी तो मेहनत है, मेहनत का काम। तो मैंने कुछ सीनियर एस्पिरेंट रहे, उनसे भी पूछा कि भाई उसके जैसे हिस्ट्री में कौन सी क्या बुक है, तो मैंने 1-2 बुक्स अदर्स भी पढ़ी हैं, और कुछ नॉवेल्स हैं, किसने क्या स्पेशल क्या दिया है किसी बुक्स में, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैंने देखा। जैसे ये बहुत पॉपुलर है, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये है जैसे साइंस, ये है सेपियंस बुक है, होमो डेयस बुक है, ये बुक है, जैसे ये रामचंद्र गुहा की बुक है। अब ये अगर आपने ये पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अच्छा। उसमें ये समझ आएगा कि हाँ गांधी जी ने अपने समय में क्या क्या आंदोलन करे। वो तो नॉर्मल रटे हुए तो सबको रहते हैं कि भाई हाँ ऐसे ही होगा, आंदोलन करा, ये करा, वो करा, लेकिन जब इसके बारे में एक एक चीज़ उन्होंने बता रखी है, कैसे कैसे एक एक दिन का बता रखा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि हमारा एक समझ डेवलप होता है। और जैसे ये है सेपियंस बुक है, होमो डेयस, ये कहीं ना कहीं कैसे कैसे मानव का जीवन का उत्थान हुआ, कैसे मानव पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है, ये हिस्ट्री में बेनिफिट देता है। ठीक है, तो ऐसे बुक्स में ना, अब जब हिस्ट्री के मुझे कुछ नहीं पता था, ऐसी बुक्स अदर्स भी हैं। एक बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये बुक है, हिस्ट्री में भी है, ये है, ये आज़ादी आधी रात को। इस बुक्स को आप पढ़ोगे, मैं कहता हूँ कि
जिसको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना है, जिसको हिस्ट्री पढ़ते हुए बोरियत होती है, तो ऐसी ऐसी बुक्स अगर आप पढ़ोगे ना, आपको समझ डेवलप होगी, आपके अंदर जो वो इंटरेस्ट पैदा होगा ना, वो एक डायरेक्ट कोचिंग के नोट से नहीं होगा, वो आपको ऐसा लगेगा इसको रटना है कोचिंग को। तो अब ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको अंदर इंटरेस्ट आएगा, आपको एक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये इसलिए बुक्स मेरी इकट्ठी भी हो गई हैं, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं। यही सब किताबें पढ़ने से एक समझदारी डेवलप होती है। बिल्कुल। वो अब कई सारी, एक दो तीन तो दोस्तों को मैंने दे रखी है। भगत सिंह की बुक्स पढ़ी मैंने, जो भगत सिंह के बारे में उन्होंने जो जेल में लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक्स पढ़ी मेरे दोस्त के पास इस समय। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन करा अपने बारे में भी, और इवन उस समय का जो टाइम पीरियड था उनका, उस बारे में भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट को पैदा करती हैं जी। तो हमारे इंटरेस्ट को पैदा करेंगी तो हमें एक समझ डेवलप होगी हमारी, तो इसलिए ये बढ़ भी जाती है। अब हमें बचपन से ये कहानियाँ नहीं सुनाई गई कि गांधी जी ने उस दिन ये करा था, उस दिन हमें ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाएगी। जो इंग्लिश मीडियम वालों को तो उसका घर का माहौल बना हुआ है, तो वो क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या किसी अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन के बच्चे हैं। चलो पॉलिटिशियन तो 90% मिलते नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ज़्यादातर जो इसमें आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के, तो उनको तो बचपन से ऐसा माहौल है कि कुछ ना कुछ उनके मम्मी पापा कुछ ना कुछ बताते हैं कि भाई आपका उस समय ऐसा हुआ था, हिस्ट्री में ये हुआ था, पॉलिटिकल में ये इस तरह से वो चला है। तो वो हमने नहीं पढ़ा, नहीं सीखा घर में, तो वो हमें यहाँ करना पड़ रहा है मेहनत। तो ये इसलिए बुक्स इसलिए स्टोर भी हो जाती हैं। और मेरा मानना है कि इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बुक्स ज़्यादा हो गई या कम हो गई। तो मेरे ऐसा अगर आप सोचोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको अंदर फिर परेशानी खड़ी पैदा करेगा। अच्छा भैया, ये जो समझदारी आती है इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, जब आप देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते होंगे कि लोग जो है गांधी जी को गाली देते हैं, अम्बेडकर जी को गाली देते हैं, तो कैसा फील होता है? देखिए, जो अगर किसी भी महापुरुष को अगर के एकदम से एक ही दृष्टिकोण से देखने लगेगा, तो मेरा मानना है कि वो उसके अंदर समझ नहीं है जी। कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो कलाम साहब हो, या कुछ भी हो, मेरा मानना है कि अगर किसी महापुरुष के बारे में अगर हमें जानना है तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी के लिए भी एक ऐसा दृष्टिकोण खड़ा नहीं करना चाहिए कि हमें उसको एक निगेटिव या पॉजिटिव। हर किसी के अंदर कमियां हैं, हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है, कहीं ना कहीं उसको जो है उसने कुछ करा है, वो समाज में करा हो या एक देश में करा हो, वो महापुरुष का नाम ऐसे नहीं बन जाता। तो अगर हम अम्बेडकर को या गांधी को या किसी अपने एक दृष्टिकोण से देखेंगे या गाली देंगे, तो वो मेरा मानना है कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है। मैंने सब महापुरुष पढ़े, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे निगेटिविटी थी कि किसी को देख कर अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो पहले से परसेप्शन ऐसा बन जाता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने अम्बेडकर की सारी बुक्स पढ़ी, मतलब सारी तो नहीं कहूँगा मैं, 2-3 बुक्स पढ़ी हैं मतलब। तो अम्बेडकर की भी पढ़ी है और गांधी जी के इसमें रखी है, जैसे सत्य के प्रयोग, ये वाली बुक है, ये गांधी की बुक है, सत्य के प्रयोग है, ये पढ़ी है मैंने। तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने अपनी जर्नी बताई है इसमें। किसी भी उसके अगर आप देखोगे कि महापुरुष को या किसी भी इस समय जो जिसका नाम उठा है, जो अमित्य सेन सर हैं या और कोई भी है, तो वो ऐसे नहीं उठा उनका नाम। वो उन्होंने कुछ संघर्ष करा है, उन्होंने कुछ अपने बारे में भी और देश के बारे में भी उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है करके। तो किसी को मेरा मानना है ऐसा नहीं जज करना चाहिए कि वो ऐसा है वो। अम्बेडकर साहब को सिर्फ एक जाति के तौर पर देखा जाता है। अगर जो यूपीएससी एस्पिरेंट सीरियस वाला होगा, वो कभी जाति के तौर पर उसको देखेगा नहीं, और वो अपना महापुरुष ही समझेगा, और वो उनको पूजनीय भी मानेगा कि हाँ अम्बेडकर साहब हमारे लिए क्या थे, संविधान निर्माता रहे हैं, और उन्होंने समाज में कई सारी महिलाओं को तो सारा बेनिफिट उन्होंने दिया है, जो कि महिलाएं आज अपने आप में कहीं ना कहीं समाज में और देश में काफ़ी कुछ विकसित कर रही हैं, अपने आप को भी और देश को भी विकसित करने की ओर है। तो वो अम्बेडकर साहब ने कहीं ना कहीं ये समाज को और देश को दिया है। कलाम साहब हैं, कलाम साहब को, हालांकि कलाम साहब का ऐसा परसेप्शन किसी का नहीं होता निगेटिविटी वाला, सबका उनका तो अच्छा ही है, लेकिन गांधी अम्बेडकर का ज़्यादा है। ओशो को तो ऐसा है कि देखो, मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, मेडिटेशन में मुझे पहले से एक इंटरेस्ट रहा है कि एक मुझे भी पोस्ट ग्रेजुएट के समय में एक डॉक्टर अमित सर थे मेरे प्रोफेसर सर, तो उन्होंने मेडिटेशन के लिए मुझे रुचि पैदा करी मेरे अंदर। तो वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन में जब रुचि पैदा हुई तो मैं ओशो को जानने लगा, ओशो के बारे में पढ़ने लगा। ओशो की बुक्स भी हैं मेरे पास, और उनका हिंदी भी का वो भी आता था मंथली वाला, वो भी मैंने काफ़ी पढ़ा। तो ओशो का जो है ऐसा है, वो इतने बड़े दार्शनिक रहे हैं ना अपने आप में,
उनको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ऐसी जो हमारे अंदर थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती वो अपने आप ही हो जाएगी। तो ओशो एक मेडिटेशन पे बहुत अच्छा जोर देते हैं, तो मेडिटेशन मैं करता हूँ और वो फिलोसफर भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने बारे में भी और उसके समाज के बारे में भी कहीं ना कहीं बताया है जो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को डेवलप करता है। तो ओशो को भी पढ़ना चाहिए और जितने भी महापुरुष हैं मेरा तो मानना है सभी को पढ़ना चाहिए। मैं तो फॉलो करता हूँ, उनके प्रवचन भी सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू।